क्रिप्टो करेंसी, वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप पर प्लेस क्रिप्टो करेंसी, और जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से वाकिफ नहीं भी हैं वो भी इसका नाम जानते हैं। अब समझ गए, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो, और आज बिटकॉइन पर क्लोज वॉच रहेगी हमारी। बिटकॉइन ईटीएफ की भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। वो बिटकॉइन से अलग कैसे है और उसकी दुनिया भी आज हम समझेंगे। लेकिन बेसिक्स के लिए, एक बेस बनाने के लिए सबसे पहले आइए समझते हैं बिटकॉइन के बेसिक्स। तो सबसे पहले तो ये कि ये पहली क्रिप्टो करेंसी है। साल 2009 में इसे जारी किया गया था और इसका आधार है एक पब्लिक लेजर जिसे कहा जाता है ब्लॉकचेन। पिछले एपिसोड्स में हमने इस पर डिटेल में चर्चा की है। तो ब्लॉकचेन एक आधार बन जाता है बिटकॉइन का। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट इसका यह है कि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, यानी सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करेंगे। तो वहां इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब इसके पीछे का विजन जो है वो क्या था? सबसे पहले तो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का विजन था। पीयर टू पीयर यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी बीच में ना हो। फाउंडर्स को लगा कि जो पारंपरिक करेंसी में भरोसा है वो समस्या की जड़ है, यानी जो कहीं ना कहीं पैसों पर कंट्रोल है सेंट्रल अथॉरिटी का, उसका सीधा असर पड़ता है मेरे एसेट पर, मेरी वैल्यू पर, मेरे पैसों पर। उसे सॉल्व करने के लिए इन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी को ही हटा दिया। अब इससे यह भी हुआ कि मीडिएशन का जो कॉस्ट है वो भी हट गया। अब आप देखिए कि वैल्यू के मामले में बिटकॉइन का सफर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। साल 2000 के अंत में इसकी कीमत थी $0.83। आज इसकी कीमत है $60,967। भारत में 48,54,502 रुपए होता है। अब इसके जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो भोक्ता हैं उनके पास एक वॉलेट होना चाहिए जो उनका एड्रेस है। ट्रांजैक्शंस एक आम पब्लिक लेजर में दर्ज होती हैं जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ट्रांसफर के लिए पब्लिक और प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है। माइनर हैवी कंप्यूटिंग डिवाइसेस की मदद से ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में ऐड करते हैं, जिसके बाद सौदे की पुष्टि होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी खूबियों की बात करें, लेकिन साथ ही साथ जो खामियां हैं वो भी आपके साथ शेयर करें। और आखिर में अब उसी की बात कर लेते हैं, इसके फायदे और नुकसान की। सबसे बड़ा फायदा यह कि भारी मुनाफे की संभावना है। अब गौर फरमाइएगा इस शब्द पर, संभावना, पॉसिबिलिटी है। डबल स्पेंडिंग नहीं होती, यानी डिजिटल कैश सेटअप में एक कॉइन 2 बार यूज होने की संभावना होती है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग टेक यह होने नहीं देता। वहीं लेन देन बॉर्डरलेस है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी है कि इसकी खामियां जो हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएं, और सबसे बड़ी खामी यही है कि ये वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। इसमें उतार चढ़ाव जो हैं बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। उसके अलावा अवैध कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, और आखिर में ये अनियंत्रित है, यानी ये रेगुलेटेड नहीं है। तो बेसिक्स आपने समझ लिए। अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा अगला सेगमेंट है। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मलिक कोडाडिया, ये को फाउंडर और चेयरमैन है फिनोवेशन लैब्स के। फिनोवेशन लैब फिनटेक बिजनेसेस को डेवलप करती है। तो सर, आपके लिए सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि हमने इसकी वॉलेटिलिटी की बात की है, तो सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी होने के बावजूद भी ये इतनी वॉलेटाइल क्यों है? नमस्कार अरुण जी, आपने बहुत अच्छे से इसके बेसिक्स एक्सप्लेन किए, और ये बहुत ही जरूरी सवाल है कि ये इतना वॉलेटाइल क्यों है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में समझाने की कोशिश करता हूं हमारे दर्शकों के लिए। एक तो ये है कि आप किसी भी एसेट क्लास या इक्विटी या सिक्योरिटी को देख ले, मार्केट में जो ट्रेड होता है, उसका दाम बेसिकली एक बहुत ही सिंपल और सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। कितने लोग उसको खरीदना चाहते हैं, कितने बेचना चाहते हैं, और उसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा उसके खरीदार और रादर मालिक है या लोग जो उसको ओन करते हैं सिक्योरिटी को, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है उतनी कम वो सिक्योरिटी वॉलेटाइल होती है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बिटकॉइन को देखें तो जिस तरह से ये बिटकॉइन आई थी, जो आपने समझाया कि ये बेसिकली माइनर्स ने, मतलब माइनिंग करके, इसको इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग करके माइनर्स ने इसको शुरू में कमाई थी, जब इसकी वैल्यू $1 से भी कम होती थी। तो अगर आप इसकी होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो
जिसको हम जीनी कोएफिशिएंट कहते हैं, मतलब कितना इसमें इनइक्वालिटी है होल्डिंग में बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट होल्डर्स, ये काफी ज्यादा है, नॉर्मल सिक्योरिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसका मतलब कि बहुत कम वॉलेट एड्रेसेस या बहुत कम निवेशक इन्वेस्टर्स बहुत भारी मात्रा में इसको होल्ड करते हैं। तो इसका सीधा सीधा आउटकम ये होता है कि चलो, मतलब जब भी कोई ऐसा बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है बेचने के लिए, जिसको हम वेल्स कहते हैं या बड़ी मछली कहते हैं, तो अपने आप एक बड़ी अमाउंट मार्केट में आती है, जिसकी वजह से इसकी वॉलेटिलिटी नॉर्मल इक्विटीज वगैरह के मुकाबले ज्यादा होती है। अभी तक के जो प्राइस ट्रेंड्स हैं उसमें आप कोई पैटर्न देखते हैं? देखिए, मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि ना तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, ना मैं खुद इसमें स्पेक्युलेट करता हूं। तो मैं जो भी प्राइस ट्रेंड्स देखता हूं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में चार्ट्स के बेसिस पे देखता हूं। अगर आप चार्ट को स्टडी करेंगे, जिसको हम टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं, तो इसमें हमको अभी तो एक करेक्शन वेव चल रहा है, बट जो लोग टेक्निकल चार्ट समझते हैं तो ये फिफ्थ वेव अभी आना बाकी है। मतलब इसमें एक और ऊपर का लेग अभी बाकी लगता है चार्ट्स को देखकर। मगर जैसे आपने कहा कि ये काफी वॉलेटाइल करेंसी है, तो शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में क्या होता है इसको कोई भी बिल्कुल श्योरिटी से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाना काफी संभव है। जी मलिक जी, एक और चीज बताइए, अभी हाल ही में एक मेगा डंप जो है वो देखा गया और यूजर्स को काफी झटका भी मिला था, तो उसके पीछे आप क्या देखते हैं वजह? देखिए, इसके लिए तो सीधी सीधी बात है, हम कहते हैं इसीलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। ना तो ये पहली बार हुआ है, ना ये आखिरी बार होगा। और अगर इसको फेयर तरह से देखा जाए तो ना सिर्फ ये बिटकॉइन में होता है, काफी और सिक्योरिटीज में भी होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। बेसिकली जिसको हम लेवरेज पोजीशन को अनवाइंडिंग कहते हैं, मतलब अगर आप $1 या ₹1 में 10 का माल बेच रहे हैं, तो अगर आप वो मार्जिन कॉल नहीं मीट कर पाते हैं तो लेवरेज पोजीशन अनवाइंड होती है। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझाया जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो मेगा डंप हुआ था वो शायद इसकी वजह से हुआ है, बट हो सकता है कि कोई लार्ज वेल ने आके, कोई बड़ी मछली ने आके इसको बड़े लॉट में बेचा है, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मेरी सिर्फ यही दर्शकों से एडवाइस रहेगी कि आप इन उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म के बेसिस में मत दीजिए। अगर आप इसमें करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो 5-10 साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म करिए, वरना इससे दूर ही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेसिक्स जो हैं हमारे, वो भी क्लियर करने के लिए आपने हमारा पहले एक्सप्लेनर सुना, उसके बाद मलिक के जो जवाब हैं उससे भी आई एम श्योर आपको कुछ मदद मिली होगी। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वर्सेस, और उसमें हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन ETF की। अब ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहले ETF समझ लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हमारे अगले मेहमान के साथ हम बिटकॉइन ETF भी समझेंगे। तो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो एक पर्टिकुलर एसेट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है या उसे मिमिक करती है, कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो गोल्ड की परफॉर्मेंस को मिमिक करते हैं, लिंक्ड होते हैं गोल्ड के साथ। अब उसी तरीके से जो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को मिमिक करे वो बिटकॉइन ETF उसे कहा जा सकता है, लेकिन ये एक रफ डेफिनेशन होगी। डिटेल में हमारे जो मेहमान हैं वो आपको समझा पाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहास नागपाल, ये लेखक हैं द फ्यूचर मनी प्लेबुक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहास हमारे इस खास शो में। तो सबसे पहले ब्रीफली अगर आप ETF के बारे में बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वर्सेस की तरफ, जहां बिटकॉइन और बिटकॉइन ETF के बीच में आप अंतर समझा सकते हैं। जरूर। तो अरुण जी, जो ETF होता है या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप सोच सकते हैं एक म्यूचुअल फंड जैसा है। तो म्यूचुअल फंड जब मैं खरीदता हूं एक आम आदमी की तरह, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग शेयर नहीं खरीदने होते। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट ले लेता हूं और कोई और है जो एक्चुअली वो शेयर को संभालता है मेरे लिए। तो ETF भी एक तरह से एक म्यूचुअल फंड जैसा होता है। तो हमें वो होल्ड नहीं करना पड़ेगा बिटकॉइन, कोई और खरीद के रखेगा हमारे लिए। चलिए, अब आप हमें बता दीजिए कि जो बिटकॉइन ETF है उसके बीच में और बिटकॉइन के बीच में क्या अंतर है, बिकॉज वही सेगमेंट का नाम है वर्सेस। जरूर। तो 4 अंतर है। तो सबसे पहली बात है, जब आपको बिटकॉइन खरीदनी पड़ती है तो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज में जाना पड़ता है। आप वहां अलग से KYC कीजिए, बैंक अकाउंट को लिंक कीजिए और वहां से खरीदिए। पर ETF जो होता है वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में भी मिलता है। तो अगर जो ऑलरेडी स्टॉक इन्वेस्टर है, उनके पास KYC किया है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के साथ टाई अप है, तो उन्हें फिर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। तो ये हुआ वर्सेस 1। सेकंड जो पॉइंट होता है, जब आप डायरेक्टली बिटकॉइन खरीदते हैं तो वो बिटकॉइन आपकी वॉलेट में आता है और आपकी प्राइवेट की के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं।
पर जो ETF होता है वो ऐसा सोचिए, वो एक डेरिवेटिव है। जो ETF चला रहा है जरूरी नहीं है कि उसने भी बिटकॉइन खरीद के रखने हैं, उसने बिटकॉइन के डेरिवेटिव या फ्यूचर खरीद के रखे होंगे और उस बेस पे, जैसे आपने पहले भी बोला, पेग करता है वो ETF को। तो 10 बिटकॉइन उसके पास जरूरी नहीं है कि उसने पूरे 10 खरीद लिए हैं, उसने उनके 10 डेरिवेटिव खरीदे हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको पेग करके ETF दे रहा है। ये वो पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो होता है वो शॉर्ट सेलिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन के वैल्यू गिरने वाली है, सपोज $60,000 है, आपको लगता है 40,000 होने वाली है, तो आज आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास बिटकॉइन है आप उसको बेच सकते हैं। पर अगर आप ETF के रास्ते जाएंगे तो जो बिटकॉइन आपके पास है भी नहीं, आप वो भी बेच सकते हैं। इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो मुझे लगता है बिटकॉइन गिरने वाला है, मैं 10 बेच देता हूं, मेरे पास है नहीं पर मैं बेच देता हूं, और जब रेट गिरता है मैं वापस मार्केट से खरीद लेता हूं और वो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देता हूं। तो दाम गिरने पे भी मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो चीज है आप नॉर्मल क्रिप्टो मार्केट में नहीं कर सकते, सिर्फ ETF में कर सकते। और वहीं जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी भी आप अगर हमें बात बता दें कि जो कॉम्प्लिकेशन के मामले में दोनों एक यूजर के लिए कहां पर स्टैंड करते हैं। जरूर। तो एक नॉर्मल यूजर के लिए एक्चुअली खरीद के बिटकॉइन रखना रिस्की होता है, क्योंकि गलती से भी अगर आपने अपनी ऐप डिलीट कर दी या किसी ने हैक कर दिया और आपने बैकअप नहीं लिया तो आपके बिटकॉइन गए। पर ETF में ये आपको रिस्क नहीं होता है, आपको इतनी सिक्योरिटी प्रिकॉशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि कोई और आपके लिए मैनेज करने वाला है। तो ETF काफी इजी हो जाता है, सिंपल। अब इसे रोहास इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ETF जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है उसमें, और इंडिया में वैसी रेगुलेशन जो है अभी आने बाकी हैं। तो इंडिया में बैठा हुआ यूजर अगर ETF में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, पहला सवाल तो ये, और अगर हाँ तो कैसे। जरूर। तो जैसे इंडिया के लोग आज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद सकते हैं, जैसे आप चाहें तो आप Amazon, Google, Netflix के शेयर अमेरिका से भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो RBI ने जो लिमिट्स दी हैं कि एज एन इंडियन आप कितनी फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको उससे कंप्लाई करना है और उसके बाद आप आराम से वो खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अगर आप हमारे दर्शकों को वो भी बता दें, जो एक अहम फैसला US के SEC ने लिया है, तो उसकी बदौलत ही ETF की इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर आखिर के कुछ सेकंड में अगर आप वो भी हमारे दर्शकों को बता पाए। हाँ जी, तो ये दुनिया का एक्चुअली US का पहला लीगली रिकग्नाइज्ड ETF है। तो जैसे इंडिया में सेबी है, वहां पे SEC है, तो उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है और चांसेस है कि अब आगे में और भी अलग अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसी के फंड्स को अप्रूवल मिलेगा और इससे काफी बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर्स को और खासकर क्रिप्टो मार्केट को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेहद खूबसूरती से आपने जो अंतर है वो समझा दिया। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप में से किसी एक का सवाल आंसर करेंगे हमारे एक्सपर्ट जो हैं एडवोकेट PM मिश्रा। ये लीगल एक्सपर्ट हैं, वो जवाब देंगे आप में से किसी एक की क्वेरी का। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, ये शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है कि हम लगाएं क्रिप्टो की कक्षा को, वो सेगमेंट जिसमें हम कुछ टर्म समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्योंकि आज हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आज की जो 2 टर्म्स हैं वो भी बिटकॉइन से जुड़ी हुई है। सबसे पहली सातोशी। क्या होता है सातोशी? तो देखिए, एक बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है सातोशी। सातोशी उनका नाम है जो माना जाता है जिन्होंने शुरुआत की बिटकॉइन की, जिन्होंने फाउंड किया बिटकॉइन को। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। एक सातोशी जिसका मतलब है 0.6 और अब अगली टर्म जो है बिटकॉइन वेल। एक व्यक्ति या संस्थाएं जिनके पास बहुत सारे बिटकॉइंस हों उसे बिटकॉइन वेल कह दिया जाता है। आपने देखा हमारे जो पहले मेहमान थे मलिक, उन्होंने बहुत बार ये कहा इस शब्द को, बिटकॉइन वेल, बिटकॉइन वेल। तो ये इसका मतलब होता है।
इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। यानी आपके जो सवाल हैं वो हम लेकर जाते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और उसका जवाब वो देते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं पीएम मिश्रा, एडवोकेट है, ये लीगल एक्सपर्ट है, फिनटेक और ब्लॉकचेन के, और मैनेजिंग पार्टनर है फिनलॉ एसोसिएट के। इससे पहले कि हम इनसे बात करें तो जो सवाल इनके लिए आया है तुहिन देव का, उसे सुनते हैं। बिटकॉइन के चले रहे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हम बिटकॉइन के भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसे केंद्रीय बैंकों द्वारा कानूनी निविदा के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं के संबंध में उच्च स्तर के अस्थिरता और असुरक्षा एवं अपराधीकरण के बावजूद 1 मिलियन से अधिक का अंतर है। बाजार में इसके साथ मेल खाता है। इसके अलावा हम निकट भविष्य में दुनिया भर में प्रेषण के लिए एक व्यवहार्य और उपयोगी उपकरण के रूप में बिटकॉइन का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? हालांकि क्या हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था में उतना ही सक्रिय होगा जितना कि निकट भविष्य में स्टॉक, करेंसी एक्सचेंज और गोल्ड बाजार में है? तो आपने सवाल इनका सुन लिया, आपका जवाब क्या होगा? नमस्कार अरुण जी। नमस्कार। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रश्न पूछा गया, ये तो पहले ये पूछा गया कि बिटकॉइन की अपराधीकरण के बारे में अगर बताया जाए, प्रैक्टिकली आप अगर देखें, कैश से लेके अलग अलग भी माध्यम है जहां पे अपराधीकरण है। बिटकॉइन एक नया इनोवेशन है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते, अभी रेगुलेटरी उसके लिए बनी नहीं है कई सारी कंट्री में। लेकिन एक चीज माना जाए, FATF, अगर आप सुने होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, उनमें 128 मेंबर्स हैं। FATF ने 2021 में भी लेके कुछ गाइडलाइंस लेके आए हुए हैं, कैसे AML से लेके आप KYC कैसे मेंटेन करेंगे, वर्चुअल एसेट जितने प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस लेके आए हुए हैं। तो जब तक सारे गवर्नमेंटल बॉडी अक्रॉस द ग्लोब कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाते, और ये जो 128 कंट्रीज है उसमें से 52 कंट्रीज इस चीज को मान रहे हैं और उसमें इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और कुछ कंट्री है जो उसके विवाद चल रहे हैं। अगर सारे कंट्री इस चीज को कोऑर्डिनेशन करके, जितने वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर है जैसे एक्सचेंज है, अगर ये कोऑर्डिनेशन में लाया जाए, इसको मॉनिटरिंग किया जाए, तो अपराधीकरण रुक सकती है। 2017-18 से लेके 2021 तक अगर देखें तो बिटकॉइन से रिलेटेड अपराधीकरण घटा है, बढ़ा नहीं है, अगर उसकी एम्प्लीफिकेशन आप देखें। रही बात इसकी भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, बिटकॉइन कभी करेंसी नहीं बन सकती। आज भले ही एक छोटा देश इसको करेंसी लीगल टेंडर मान रही है, मेरा पर्सनल ये व्यू है, और FATF भी अपनी व्यू दे चुकी है, और वो जो गाइडलाइंस बनी हुई है वो भी वर्चुअल एसेट बोलती है। ये एसेट हो सकता है, एसेट बन सकता है, लेकिन इसको आप लीगल टेंडर के रूप में अगर अलग अलग कंट्री मान लेने लगे, तब अर्थव्यवस्था और जिस तरीके की चीजें अभी है, जिस तरीके के संस्थान है, जिस तरीके की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसको कंट्रोल करना या इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना काफी मुश्किल बात होगी। लेकिन हाँ, हर कंट्री के लिए अलग अलग लीगल टेंडर है। अभी आप अगर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाएंगे और बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगी, ग्लोबल करेंसी के बारे में सोचना थोड़ी डिफिकल्ट चीज होगी। जैसे आपने क्लियरली कहा कि इस तरीके से, जैसे आप एल साल्वाडोर की बात कर रहे थे कि उन्होंने करेंसी की तरह एक्सेप्ट किया, चलिए वो करना उतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, पर अगर इस सवाल को थोड़ा चेंज किया जाए, तो क्या ये इकोनॉमी में एक एक्टिव रोल निभा सकता है? नहीं, आपके हिसाब से? इकोनॉमी में तो एक्टिव रोल मैं मानता हूं अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक्टिव रोल बिटकॉइन निभाने लगा है काफी सारे कंट्री में, और वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल आ चुका है। कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अलग अलग लोग, जो लोग कभी इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते थे, ये ऑलरेडी प्लेग्राउंड में आ चुके हैं और बिटकॉइन के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट वो जता चुके हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमी में तो रोल प्ले कर चुका है और करेगा, आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि इसमें हमने जनता का जो सवाल है वो लिया, इसीलिए अब आखिर में भी हम आप ही की पार्टिसिपेशन चाहते हैं। और इसके चलते हुए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में या पर्सनली, तो हमें बताएं। तो आखिर में 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे सुनते हैं कि वो किस तरीके से इसे अपनी जिंदगी और बिजनेस में शामिल कर रहे हैं। देखिए। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम यश है, मैं एक फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट और एजुकेटर हूं। आज हम बात करेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी को अपने बिजनेस में कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का बज है आजकल कुछ सालों से। कभी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस एकदम ऊपर चली जाती है, कभी हल्की सी नीचे आ जाती है। तो उस रीजन की वजह से मेरे को हमेशा एज एन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की लगता था क्रिप्टो करेंसी। बट जब मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मेरा एक गोल रहता है कि मैंने अपने कस्टमर के लिए कस्टमर जर्नी को एज इजी एज एंड एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल बनाना है। तो उसके करके हमने क्रिप्टो करेंसी को एज अ मेथड ऑफ पेमेंट यूज करना स्टार्ट किया है, सो दैट अगर क्लाइंट्स, हमारे प्रोस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स हमें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे करना चाहते हैं और पे कर सकते हैं। और उसके साथ मैं एक और चीज कर रहा हूं, जो भी मेरे पास पेमेंट आ रही है क्रिप्टो करेंसी में, मैं उसको उधर ही रख रहा हूं, सो दैट वो मेरी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह रहे। और अगर ग्रो कर रहा होगा तो ग्रो करते रहे, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एंड मेरे एंड से मेरे को इतना रिस्क नहीं फील हो रहा, बिकॉज मैं नई वाली इनकम को ही री इन्वेस्ट कर रहा हूं। Hey, I'm Radhika, an entrepreneur and a young crypto enthusiast from चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मैंने कुछ महीने पहले ही बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी और उसके चलते ही मैं काफी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटीज का पार्ट भी बनी। वेयर आई हैव सीन पीपल आर जस्ट नॉट फॉलोइंग इट अप पैशनेटली। एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक सेंटिमेंट भी बन चुका है। ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज बुल रन वी सेलिब्रेट इट लाइक दिवाली, और जब बेरिश होता है तो वी गिव करेज टू ईच अदर। बट या, आउट ऑफ दिस क्रिप्टो लव आई फाउंड दिस न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी where I have started my own brand, The Crypto Thread. I design and customize crypto-inspired T-shirts for all the crypto lovers in India. हम जिसको इतना passionately follow करते हैं, we want to see it everywhere, we want to wear it everywhere, and by wearing it, we want to tell that we believe in this blockchain technology, this DeFi system will change the face of the financial system in future. We believe एक easy investment platform के साथ साथ एक payment platform के साथ साथ आपको काफी business opportunities भी दे सकता है। So yeah, keep buying crypto and the Crypto Thread. Thank you. तो जैसे इनकी टी शर्ट पर लिखा होता है ईट स्लीप क्रिप्टो रिपीट, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स इस नारे को लगा रहे हैं और इसी के चलते हम यहाँ पर चर्चा करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पैसे लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट जो है वो ज़रूर कर लें। इसी के साथ ही ये शो फिलहाल खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हम हमारे शो में शामिल करें तो उसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप पोस्ट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं NDTV इंडिया को। मेरा नाम है अरुण सिंह, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं और वो क्वेरी जो है हमारे शो में होगी शामिल। इसी के साथ ही ये शो होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।